हाँ, कहाँ तक हो गया था? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलो क्वेश्चन लिखो। क्वेश्चन, जो कैलकुलेट डेल्टा टी एफ, डेल्टा टी बी, टी एफ, टी बी of a solution obtained by obtained when 30 gram urea dissolve in 100 gram water, dissolve in 100 gram water, दे दिया है kf of water, that one is 1.86 Kelvin kg per mole, Kelvin kg per mole. Okay, kb of water, that one is 0.52. हाँ, ये यूरिया होता है। इसका मोलर मास निकालिएगा तो 60 ग्राम पर मोल आएगा। तो सबसे पहले आप मोलालिटी निकालिए, क्योंकि मोलालिटी निकालिएगा तभी आपका डेल्टा टी एफ डेल्टा टी भी निकलेगा। मोलालिटी निकालने के लिए मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी होना चाहिए। टी एफ -31 डिग्री सेल्सियस, 13 पॉइंट समथिंग डेल्टा टी एफ। अच्छा, टी एफ, अच्छा डेल्टा टी एफ कितना है पता नहीं। चलो देखो, सबसे पहले मैं मोलालिटी निकाल लीजिए। मोलालिटी कैसे निकालेंगे बताओ? 30/60, और मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है? 100 ग्राम है, तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसल, ये कितना जाएगा बताओ? और ये भी 5 मोलालिटी, दैट इज मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। हाँ, तो वही तो कर रहे हैं। मोल्स कैसे निकलेगा? देखो, मास सॉल्यूट आपका नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। चलो, तो कितना आएगा बताओ? ये 5 आएगा, 5 ही आएगा ना। ये 2 टाइम्स, ये 2 जीरो और ये 2 5, 5 आएगा, 5 मोलल आएगा। अब मोलालिटी निकल गया,
तो डेल्टा टी बी निकालते हैं। डेल्टा टी बी कैसे निकलेगा देखो, के बी इंटू एम, फॉर्मूला बताए थे। के बी देखो दिया हुआ 0.52 इंटू 5 कितना आ जाएगा बताओ, 10, 10 और 26, दैट इज ये 20 2.6, 2.6 आ जाएगा। 2.6 ये मे बी, देखो डिफरेंस है, डिफरेंस है तो सेल्सियस बोले केल्विन बोले सेम बात है, डिफरेंस है ना। ये डेल्टा टीवी क्या है, दिस इज द डिफरेंस ऑफ टी नोट और टी एफ टीबी माइनस टी नोट बी। तो ये कुछ भी बोलो, जैसे ये इसको हम डिग्री सेल्सियस और केल्विन दोनों बोल सकते हैं। चलो अब ये डेल्टा टीवी क्या होता है, दिस इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, मतलब सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट में क्या करोगे, टी नोट बी, टी नोट बी आपको पता है, क्वेश्चंस में नहीं दिए हैं, बट आपका सॉल्वेंट वाटर है तो आपको पता होना चाहिए कि टी नोट बी कितना होता है, कितना होता है टी नोट बी, 100, 100 होता है टी नोट बी। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, आपको क्या निकालना है, आपको क्या निकालना है, टी सॉल्यूशन का निकालना है, सॉल्यूशन का निकालना है ना, तो डेल्टा टी में ये ऐड करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा 100 प्लस 2.6 दैट इज 100, 2.6 डिग्री सेल्सियस। अगर केल्विन में पूछे आपसे तो केल्विन में क्या करोगे, हाँ यहाँ इसमें ऐड कर लो, या हम इसको ऐसे ही 373 प्लस 2.6, दोनों में पूछ सकता है, उससे क्वेश्चन एग्जामिनर के मन के ऊपर डिपेंड है। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 375.6 केल्विन में। इसी तरह बताओ डेल्टा टी एफ क्या होगा बताओ, 1.86 इंटू 5, 1.86 इंटू 5 मोलालिटी, ये कितना माइनस, ये कितना आएगा 9.3, 9.3 कुछ भी डिग्री सेल्सियस और केल्विन, क्योंकि ये डिफरेंस है। अगर आपको डेल्टा टी एफ क्या होता है, डेल्टा टी एफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मीन्स पहले आप लिखोगे प्योर, प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, और ये पता है वाटर अगर सॉल्वेंट है ये तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा, तो ये कितना जाएगा 0 डिग्री रखो और 9.3, इट विल कम माइनस 9.3 डिग्री सेल्सियस। और ये अगर केल्विन में पूछेगा आपसे तो क्या होगा बताओ, केल्विन में भी निकाल लो, इन प्लेस ऑफ 0 आप क्या रखोगे 273, 273 रखोगे माइनस 9.3 कितना आएगा बताओ केल्विन में, इसमें ये 7, 280, 80 कहाँ आएगा 2, 284 आएगा, 7 और ये 12, 12 मीन्स 3 और ये 263, ये केल्विन में हो गया, मीन निकल गया। ये क्या निकला था, दैट इज TSF, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशंस। और क्या पूछा था, चारों चीज पूछा था, चारों चीज एक ही क्वेश्चंस में सब चीज डिस्कस करा दिया गया। तो दूसरा क्वेश्चन लिखो, लिखिए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशंस, boiling point of an aqueous solutions, boiling point of an aqueous solution is 100.13 degree Celsius. Calculate the freezing point of same solutions. 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 ये kb kf जानते हो वाटर के लिए, kb दे दिए दैट इज 0.52 और kf जानते हैं दैट वन इज 1.86।
तो सबसे पहले ये बताओ ये क्या दिया है? ये डाटा 100 एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। क्या दिया हुआ? सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट। सॉल्यूशन मतलब जब हम उसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड किए होंगे ना, तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट ये दिया हुआ है, दैट इज 100.13 डिग्री सेल्सियस। कभी ये मत बोलिए कि डेल्टा टीवी है, इतना एलिवेट कहाँ से होगा वो? प्योर प्योर सॉल्वेंट का, प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है, और ये डेल्टा टीवी हो ही नहीं सकता, इतना से एलिवेट नहीं होगा, 100 से नहीं, ये टीवी होगा सॉल्यूशंस का। तो ये सब क्वेश्चन देखकर आपको समझ में आना चाहिए। -0. देखो, तो कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले सबसे पहले देखो, हम जानते हैं डेल्टा टीवी इज इक्वल टू के बी इंटू एम होता है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्वेश्चन में मोलालिटी दिया हुआ है क्या? मोलालिटी नहीं दिया हुआ है। चलो केबी का वैल्यू दिया हुआ है डेल्टा, अच्छा डेल्टा टीवी निकाल लो, डेल्टा टीवी निकालोगे तो कितना आएगा? तो डायरेक्ट निकालेंगे डेल्टा टीवी। अब इतना नहीं कि इसमें -100 करेंगे तो आपको डायरेक्ट समझ में आना चाहिए कि 0.13 होगा। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट 0.13, दैट इज इक्वल टू के बी इंटू केबी का वैल्यू भी जानते हैं, दैट वन इज 0.52 एम। दूसरा दूसरा इक्वेशन बना लेते हैं, दैट इज डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो ये डेल्टा टी एफ क्या होगा बताओ? डेल्टा टी एफ के बारे में कुछ जानते हैं क्या? नहीं जानते हैं। डेल्टा टी एफ के बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो डेल्टा ऐसे लिखते हैं, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ 1.86 इंटू एम। देखो मोलालिटी तो सॉल्यूशंस का सेम ही होगा ना, एक ही सॉल्यूशंस में आप क्या किए, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट ऐड किए ना, तो मोलालिटी तो सेम होगा। तो मोलालिटी को सेम करके हम क्या करते हैं ना, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, ये 1 और ये 2, दोनों को डिवाइड करेंगे, मोलालिटी मोलालिटी कैंसिल हो जाएगा। 1 और 2 करोगे तो क्या आएगा, डेल्टा टीबी अपॉन डेल्टा टीएफ दैट इज इक्वल टू के बी अपॉन के एफ। मोलालिटी कैंसिल हो गया। डेल्टा टीबी क्या होता है? डेल्टा टीबी 0.13 है। 0.472। हाँ, डेल्टा टीएफ क्या है? डेल्टा टीएफ दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, मीन्स क्या, 0 माइनस सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट, दैट इज इक्वल टू 0.52 अपॉन 1.86। अब इसको सॉल्व करो, देखो एक ही अननोन है, इजिली निकलेगा। तो इसको सॉल्व करोगे कितना है बताओ? सर 0.4722। हाँ, 0.4746 कुछ आता है, 465 डिग्री सेल्सियस। और केल्विन में पूछता तो 273 ऐड कर देते इसमें, माइनस आएगा ना, माइनस में। तो इस तरह का भी क्वेश्चन पूछते हैं। एक और क्वेश्चन लिखिए। on dissolving 6 gram glucose in 50 gram water, on dissolving 6 gram glucose in 50 gram water, comma, the boiling point elevates by 0.34, boiling point elevate by 0.64, calculate
कैलकुलेट केवी, कैलकुलेट केवी, कैलकुलेट केवी। जीरो पॉइंट 0.96, यहाँ तो कुछ ऐसा दिया हुआ 0.5196 आएगा, तो गलती हो सकता है मेरी। देखिए ये क्या है बताओ, ये वैल्यू क्या है, डेल्टा टीवी, बिल्कुल सही, डेल्टा टीवी, ये डेल्टा टीवी है। ऐसे भी समझो ना कि कितना से बढ़ रहा है, 0.6564 से बढ़ रहा है, तो ये ऑब्वियसली डेल्टा मतलब बढ़ेगा, बढ़ने का रेट क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि 100 का डिफरेंस हो जाएगा। जब हम सॉल्यूट ऐड करेंगे तो थोड़ा सा बढ़ेगा या कम होगा, ये होगा ना। अगर आपका डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे तो कम हो जाएगा, अगर एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की बात करेंगे तो बढ़ जाएगा, थोड़ा सा 100 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्या है? 0.576। अच्छा सर 0.416। 0.41, देखो देखो ये डेल्टा टी, 0.57। डेल्टा टीएफ है। तो डेल्टा टीएफ इज इक्वल टू क्या होता है बताओ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो आपसे क्या पूछा था क्वेश्चंस में, केबी पूछा था, दैट इज केबी इंटू एम, केबी इंटू एम ये फॉर्मूला होता है। तो केबी इंटू एम, मोलालिटी निकालने के लिए क्वेश्चंस में कुछ दिया, 6 ग्राम मोलालिटी निकालने के लिए कुछ दिया होगा ना। तो केबी मोलालिटी इज इक्वल टू 6 ग्राम दिया हुआ है, और यह क्या है, ग्लूकोज, ग्लूकोज का मोलर मास कितना होता है 180, निकाल सकते हो C6H12O6, इसका मोलर मास 180 ग्राम पर मोल आएगा, ये सब याद होना चाहिए। जैसे सुक्रोज का मोलर मास कितना होता है, सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है ये तो बताओ पहले, C12H22O11, 342 सर। हाँ 342 ग्राम पर मोल, ये सब याद होना चाहिए। मोस्ट कॉमन जैसे आपको क्वेश्चंस मिलेगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलेगा, ग्लूकोज मिलेगा, सुक्रोज मिलेगा, यूरिया मिलेगा, ये सब कॉमन है। यूरिया जिसका मोलर मास कितना होता है 60 होता है, तो ये सब चीजें आपको इसमें याद होना चाहिए। ये 3 कॉमन इसमें जो पूछा जाता है, जैसे एसिटिक एसिड पूछेगा बार बार, तो एसिटिक एसिड का मोलर मास कितना होता है, ये भी 60 होता है। तो ये सब आपको ध्यान याद रखना चाहिए, मोलर मास आपको याद होगा। तो ये मोल्स हो गया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, मास ऑफ सॉल्वेंट दिया है कितना में डाला है 50 ग्राम, ये ग्राम में है तो 1000 से कभी भी मल्टीप्लाई करना नहीं भूलेंगे, हमेशा ये ग्राम में रहेगा, इसलिए आप 1000 मल्टीप्लाई ही करो, क्योंकि ये मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में होना चाहिए, केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो ये कितना जाएगा देखो 30 और दैट इज 2/3 आएगा, 2/3 आएगा ना, तो 2/3, तो ये कितना आ गया 0.64, दैट इज इक्वल टू 2/3 केवी। तो केवी का वैल्यू निकाल लीजिए, दैट इज 3 इंटू 0.64 अप बाई 2,
यही वैल्यू हो जाएगा। इसको और कैंसिल करो, देखो 0.32, इसे 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 और 6 9, 0.96 केवी का वैल्यू होगा। यूनिट क्या होगा? केल्विन केजी पर मोल। चलो एक और क्वेश्चन देखो। लिखिए 13.6 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, 13.6 ग्राम ऑफ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट is added to 20 gram 20 gram water, 20 gram water, full stop. Freezing point of solution is minus 3.7 degree Celsius, minus 3.7 degree Celsius. Calculate the molecular mass of non-volatile solute. Calculate the molecular mass of non-volatile solute. कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मेन यूज होता है मॉलिक्यूलर मास निकालना। मॉलिक्यूलर मास किसी भी नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट का निकाल सकते हो। इस क्वेश्चंस में यही मॉलिक्यूलर मास निकालने बोला है। क्या कहाँ थी इतना दिन से? घर गई थी? और एक नया बच्ची ऑनलाइन। केएफ का वैल्यू, अच्छा केएफ का वैल्यू नहीं दिया है तो केएफ का वैल्यू लिख लो 1.86 केल्विन केजी पर मोल। वाटर के लिए तो आपको याद ही कर लो तो अच्छा रहेगा, नहीं अदरवाइज अगर नहीं भी याद रखोगे तो क्वेश्चंस में गिवन डाटा में वो देगा। सर 342। 342 बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट। 342 मतलब क्या डाला गया होगा बताओ उसमें? अगर 342 आ गया तो सुक्रोज डाला होगा। सुक्रोज डाला होगा सर, सुक्रोज। देखो क्वेश्चंस में क्या क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन अगर पढ़ोगे तो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दिया हुआ है, कितना दिया हुआ? माइनस 3.7 डिग्री सेल्सियस। तो अभी आप ये बताओ डेल्टा टीएफ बताओ, डेल्टा टीएफ कितना हो जाएगा? 3.7 हो जाएगा। तो ये सब टेक्निक अप्लाई करें। देखो अगर सॉल्यूशन का दिया हुआ है तो आपको क्या करना पड़ेगा? जीरो माइनस ऑफ माइनस ये करना पड़ेगा। ये निकालने के लिए क्या होता है? दिस इज टी नोट एफ माइनस टी एस बी। अच्छा एफ ये होता है ना। तो ये कितना देखो, ये तो हम जानते हैं जीरो होता है, माइनस ऑफ माइनस 3.7 इट विल कम 3.7। तो ये सब अगर सॉल्यूशन का दिया है तो डायरेक्टली आप इसको पॉजिटिव करके लिख दे। अगर वाटर सॉल्वेंट है तो अगर ये देखो सॉल्यूशन का दिया हुआ है तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे? ये वैल्यू को पॉजिटिव करके हम दैट विल बी डेल्टा टीएफ। अगर आपका सॉल्वेंट वाटर है तो मोस्ट ऑफ द केसेस में सॉल्वेंट आपको वाटर ही मिलेगा। हाँ दूसरा हो सकता है बट सॉल्वेंट मोस्टली वाटर देखोगे। वाटर के केस में आप इजिली कर सकते हो इसको। देखो ये 3.7 आ गया। दिस इज एलिवेशन इन फ्रीज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट दैट इज इक्वल टू केएफ इंटू एम। केएफ इंटू एम, केएफ का वैल्यू भी जानते हैं दैट वन इज 1.86 3.7। मोलालिटी कैसे निकालेंगे? मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन
पहले आप मोल्स निकाल ले, एक ही बार करोगे तो फिर दिक्कत होगा। मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकाल लेंगे, फिर वेट अपॉन मोलर मास कर लेंगे, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास दिया हुआ है 20, 1000 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलेंगे। तो ये देखो यहां से n का वैल्यू कितना आएगा बताओ, 3.7 अपॉन 1.86, 1.86 इंटू 50। देखो आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको अप्रोक्स 4 मान लो। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, आंसर में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, तो आप ये भी टेक्निक्स अपना सकते हो। इसको 4 अप्रोक्स मानो, इसको अप्रोक्स 2 मानो और कैलकुलेट करो तुरंत। तो इसको देखो, ये 4, ये 2 अप्रोक्स बोल रहा हूं वैल्यू, और ये 50, तो ये कितना जाएगा देखो, 1/25, 1/25 दैट इज 0.04, ये है अप्रोक्स। और हम जानते हैं मोल्स इज इक्वल टू क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास। मोलर मास आपको निकालना है, तो मोलर मास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट। क्वेश्चन में वेट दिया होगा सॉल्यूट का, कितना है 13.6 अपॉन 0.04। अब कैलकुलेट कर लो, देखो ये 100, 10, ये 4, 12, 12 और 1, 4, 340। देखो हम अप्रोक्सीमेशन किए हैं, आप लोग अगर एग्जैक्ट डाटा कैलकुलेट करोगे तो 342 आएगा, ज्यादा वेरिएशंस नहीं होता है। तो आप एग्जाम में ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट कैलकुलेशन करने के चक्कर में आप टाइम अपना पूरा लगा दे, आप इस तरह का अप्रोक्सीमेशन भी करोगे, तब जाकर आपको टाइम बचेगा वहां पर। चलो, तो इसी तरह से इसका क्वेश्चंस इसी तरह का रहता है। आप ओनली 2 ही फॉर्मूला जानते हो, वही फॉर्मूला लगाओगे बार बार, दैट इज डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के बी के एफ इंटू एम, और दैट इज डेल्टा टी वी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। यही फॉर्मूला से अक्सर वो पूछा करेंगे। या तो आपको क्या करेंगे, मोलालिटी निकालने का डाटा देंगे, मास देंगे, मास ऑफ सॉल्यूट देंगे और मास ऑफ सॉल्वेंट देंगे, मोलालिटी निकालोगे, या तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट पूछ लेंगे, या तो सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट पूछ लेंगे। इसी तरह के क्वेश्चन पूछते रहते हैं। तो जितना भी पॉसिबिलिटी था मैं आपको करा दिया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट तरह का कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर समझने के लिए सबसे पहले हमको ऑस्मोसिस समझना पड़ेगा। ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस, तो ये ऑस्मोसिस होता क्या है, आप लोग तो बायोलॉजी वाले हो, तो सब ऑस्मोसिस क्या होगा तो पता होगा अच्छी तरह से। क्या होता है बताओ? क्या? हाँ, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। किसका मूवमेंट होता है? सॉल्वेंट का, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का। कहां से कहां? हायर, हाई टू लो, बिल्कुल सही, हाई टू लो, या हम लोग बोल सकते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस। डाइल्यूट सॉल्यूशंस में सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा रहता है, तो यहाँ लिख लो, इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ, इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ, इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ, इट इज द स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ solvent particles, solvent particles, solvent particles from dilute solution to dilute solution to dilute solution to concentrated solution। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस, देखो जैसे डायग्राम बनाकर देख लो, थ्रू, इसमें और राइट करो, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम, थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन,
through semi permeable membrane. ये आपका जो है ना दैट इज सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, एसपीएम है। इधर मान लीजिए डाइल्यूट सॉल्यूशन से। डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन का मतलब होता है जहां पर सॉल्वेंट ज्यादा होगा सॉल्यूट कम होगा। यहाँ पर amount of solvent is high, amount of solvent is high। concentrated solution, amount of solvent is low। तो मूवमेंट कैसे होगा देखो, इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ओनली आपका क्या होगा, सॉल्वेंट, इधर सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा है, इधर सॉल्वेंट का अमाउंट कम है, तो क्या होगा, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स इधर से इधर जाएगा। लिख लिए। तो ये समझ में आ गया ओस्मोसिस। समझ में आ रहा है, दिमाग काम कर रहा है, कर रहा है या डिस्टर्ब है दिमाग, क्या आवाज हो रहा है कॉन्सेंट्रेट कर रहा है। अब देखो बोला जाता था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये सब नाम सुना ही होगा, हिस्ट्री पढ़े होगे। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब पढ़ते थे इतना कॉन्सेंट्रेट हो जाते थे, उनके बगल से हाथी गुजरता था तो उनको पता नहीं चलता था। तो आप लोग भी उनके जैसा कुछ तो गुण लाओ, कुछ गुण लाओ। क्या क्या चीज ख्याल? इतना ज्यादा उसके उनके जैसा थोड़ा कंसंट्रेट तो उतना नहीं हो पाएंगे, तो थोड़ा तो हो जाओ। अब थोड़ा सा डिस्टरबेंस, एक्सटर्नल डिस्टरबेंस आया तो फिर अब दिमाग नहीं काम कर रहा है। चलो ये लिख लिए होंगे ऑस्मोसिस क्या होता है। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, दैट वन इज ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरा टर्म, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे बताओ, ऑस्मोटिक प्रेशर। हाँ, ऑस्मोसिस को रोकने के लिए जो एक्सटर्नल प्रेशर लगाएंगे, किधर लगाएंगे, किधर लगाएंगे, इधर लगाएंगे, इस साइड लगाएंगे। हमको रोकना किसको है, हमको ये सॉल्वेंट को रोकना है, सॉल्वेंट को रोकना है ना। तो हम किस साइड प्रेशर अप्लाई करेंगे, हम कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन के साइड क्या करेंगे, प्रेशर अप्लाई करेंगे। क्यों अप्लाई करेंगे, ताकि इस सॉल्वेंट का इधर से इधर आना रुक जाए, रोकना है ओनली। ज्यादा प्रेशर लगा देंगे तो रिवर्स ऑस्मोसिस हो जाएगा। वो अगला टर्म है हम लोग का। तो ये लिखो, पहले इसको डिफाइन करो। इट इज द एक्सटर्नल प्रेशर, इट इज द एक्सटर्नल प्रेशर
applied in concentrated solution side. It is the external pressure applied in concentrated solution side to stop the movement of solvent particles from dilute solution to concentrated solutions. चलो अब अगला डायग्राम बनाओ, यहाँ पर सब चीज यही रहेगा। अब इसमें हम क्या करेंगे ना, अच्छा अब इसको हम ढक देंगे थोड़ा ऐसा। तो समझ गए होंगे। हम इधर से देखो कॉन्सेंट्रेटेड साइड के टूवर्ड्स हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? ताकि आपका सॉल्वेंट का आना डाइल्यूट सॉल्यूशन से कॉन्सेंट्रेटेड साइड रुक जाए। रोकने के लिए, ऑस्मोसिस के रोकने के लिए जो प्रेशर अप्लाई करेंगे उसी को ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। इसलिए क्रॉस लगा दिया मतलब सॉल्वेंट का फ्लो रुक जाएगा। अब यहाँ पर एक फॉर्मूला आएगा, वो फॉर्मूला ध्यान रखना है, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी आर टी। तो नेक्स्ट फॉर्मूला भी लिख लो, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। ये भी ध्यान रखना, पाई इज इक्वल टू सी आर टी। यही एक इकलौता फॉर्मूला है इसमें, जहां पर सी क्या है? सी इज द कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन मतलब मोलारिटी। मोलालिटी नहीं, और सब में मोलालिटी आता है। जैसे हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में बात करेंगे तो वहां पर मोलालिटी आता है, बट यहाँ पर क्या है? मोलारिटी, कैपिटल एम ऑफ सॉल्यूशंस। आर इज गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और टी इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर मीन्स टेम्परेचर इन केल्विन। चलो, तो नेक्स्ट टर्म हमको समझना है, दैट वन इज रिवर्स ऑस्मोसिस, आरओ। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस ये फिल्टर में सब यूज होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस, रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस तो ये क्या होता है बताओ? आरओ का फंक्शंस, जैसे देखो फिल्टर है वहाँ, उसमें बहुत सारा टेक्नोलॉजी लगा हुआ है। एक आरओ, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, माइक्रो फिल्ट्रेशन, बहुत तरह का टेक्निक्स आता है। ये सब मेम्ब्रेन होता है जो कि क्या होगा? डस्ट पार्टिकल्स को आने से रोकेगा। तो ये भी आरओ टेक्निक से क्या करोगे? किसी भी डर्टी वाटर को आप फिल्टर कर सकते हो। डर्टी वाटर को आप पीने लायक पानी बना सकते हो आरओ का टेक्निक्स अगर यूज करोगे। तो इसमें मेनली क्या होगा बताओ?
अभी अगर हम थोड़ा सा जो डायग्राम बनाए थे, अगर मैं प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दूं तो क्या होगा, सॉल्वेंट उल्टा भागना शुरू कर देगा, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड साइड से डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ भागना शुरू कर जाएगा। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। समझा ये चीज? तो पहले लिखो, इफ द प्रेशर greater than osmotic pressure is applied, if the pressure greater than osmotic pressure is applied, then solvent particles start moving from concentrated solution to dilute solutions. ये मान लो कि प्योर वाटर है, प्योर सॉल्वेंट लिख देता हूं, प्योर सॉल्वेंट, और इस साइड ना कचड़ा वाला पानी। डर्टी वाटर लिख लो, या आपने ब्रैकेट में कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन लिख लो, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। प्योर सॉल्वेंट मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन, हाँ इम्प्योर भी लिख सकते हो, डर्टी वाटर या इम्प्योर डाइल्यूट सॉल्यूशंस। हम यहां पर क्या करेंगे, अगर आप प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगाओगे, अगर पहले हम कुछ नहीं कर रहे थे तो सॉल्वेंट इधर से इधर जा रहा था, क्योंकि इधर सॉल्वेंट का अमाउंट ज्यादा था, प्योर पानी था। इधर डर्टी वाटर में क्या, आपका सॉल्वेंट का अमाउंट कम है, तो इसलिए मूवमेंट इधर होगा। बट अगर आप प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर लगा दोगे तो क्या होगा, सॉल्वेंट पार्टिकल्स का मूवमेंट ऐसा शुरू हो जाएगा। मतलब इस डर्टी वाटर में जो भी पानी है, पानी का सॉल्वेंट का फ्लो इधर से उधर शुरू हो जाएगा, और जो भी डर्ट है जो भी इधर रुक जाएगा। यही काम होता है, कोई भी आरओ देखते हो, आरओ फिल्टर देखते हो, यही काम करता है ये। उसमें भी सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगा रहता है। ये मार्केट में बहुत तरह का सेमी परमेबल मेम्ब्रेन आता है, जिसके अकॉर्डिंग अगर अच्छा पैसा खर्च करके खरीदोगे तो अच्छा वाला रहेगा, अगर थोड़ा सस्ता खरीदोगे तो उसी के अकॉर्डिंग मिलेगा आपको। तो बट फंक्शंस, सस्ता वाला भी खरीदोगे तो यही फंक्शन रहता है, महंगा वाला भी करोगे तो यही फंक्शंस होता है। तो ये समझ में आ गया होगा रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है। चलो उसके बाद यहाँ का एजुकेशन मिनिस्टर अलाउ कर दिया ना कि 9 to 12 खुल सकता है स्कूल कॉलेजेस। हाँ शायद 12 तारीख से। हाँ यहाँ का जो एजुकेशन मिनिस्टर है कौन है पता है, ममता दी है। कोई ना तो कोई होगा, जैसे हमको अपना स्टेट का पार्थ चैटर्जी। अच्छा चलो, पार्थिव चटर्जी, पार्थो चटर्जी, चोटर्जी। चलो तो जो भी है वो बोल दिए हैं कि फ्रॉम 12th Feb ऑनवर्ड्स आपका जो भी 9 to 12 स्कूल कॉलेजेस होंगे खोल दिया जाएगा। नोटिस आया है ऐसा। चलो रिवर्स ऑस्मोसिस के बाद थोड़ा सा ये समझो।
कि हम लोग ये देख रहे हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन इज ऑफ 3 टाइप्स। एक को बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा को बोलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा को हाइपोटोनिक। तो यहाँ पर लिखे आप टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। पहला है आइसोटोनिक, आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। आइसोटोनिक मतलब ये जो तीनों टर्म है ना, कंपैरिजंस है दो सॉल्यूशंस का। अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम हो जाए तो उसको आइसोटोनिक बोलेंगे। अगर एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा एक का कम, जिसका ज्यादा है इसको हाइपरटोनिक, जिसका कम है उसका हाइपोटोनिक बोलते हैं। तो यही पहले लिखो, आइसोटोनिक में सॉल्यूशंस विथ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, सॉल्यूशन विथ सेम ऑस्मोटिक प्रेशर्स। पहले ये लिख लो, फिर एक ही एग्जांपल्स में समझा दूंगा। फिर एक होता है हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन विथ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर। तीसरा भी लिख लेना, दैट वन इज हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, सॉल्यूशन विथ लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इन तीनों को समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे दो सॉल्यूशंस है, ये एक सॉल्यूशंस है, ये सॉल्यूशन ए है। इस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर मान लेते हैं पाई ए। यहां पर एक और सॉल्यूशंस है, सॉल्यूशन बी, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर मान लेते हैं पाई बी है। अगर पाई ए और पाई बी इक्वल होगा तो हम क्या बोलेंगे, ये दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे से आइसोटोनिक है। तो क्या होगा, सॉल्यूशन आर आइसोटोनिक। अगर सॉल्यूशन आपका आइसोटोनिक होगा तो हम क्या बोलेंगे बताओ, CaRT दैट इज इक्वल टू CbRT। मेनली क्वेश्चंस में अगर टेम्परेचर आपका सेम ही दिया रहेगा, टेम्परेचर के बारे में कुछ नहीं बोला है, मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो क्या मैं ये दोनों को कैंसिल कर सकता हूं, यहां से लिख सकता हूं Ca इज इक्वल टू Cb। अगर कभी भी क्वेश्चन में बोला है कि दो सॉल्यूशंस आइसोटोनिक है तो दोनों का कॉन्सेंट्रेशन आप सेम करोगे। कॉन्सेंट्रेशन मीन्स मोलारिटी, मोलारिटी मीन्स मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। दूसरा, अगर पाई ए ग्रेटर देन पाई बी है, अगर इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम है, तो ये जो सॉल्यूशन ए इज हाइपरटोनिक एंड सॉल्यूशन बी इज हाइपोटोनिक। जिसका ज्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर दैट वन इज हाइपरटोनिक। तो हम क्या बोलेंगे, यहां पर यही बोलेंगे, सॉल्यूशन ए इज हाइपरटोनिक, बी ना, हाँ ए इज हाइपरटोनिक एंड सॉल्यूशन ए बी इज हाइपोटोनिक। ऐसे आप जनरल लाइफ से भी कंपेयर कर सकते हो। हाइपर बोलते हैं ना, ये हाइपर हो गया, हाइपर हो गया, उसका दिमाग गर्म हो गया, तो ये भी गर्म हो गया कुछ, इसलिए इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो गया है। देखो यहां से ये भी लिख सकते हैं, यहाँ क्या लिखेंगे, CaRT दैट इज ग्रेटर देन CbRT। टेम्परेचर और आर सेम दोनों के लिए, तो ये कैंसल्स हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं, Ca ग्रेटर देन Cb।
मतलब यहाँ से एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं, दैट इज जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस होगा दैट विल बी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस। देख रहे हो, जो हाइपरटोनिक है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड। जो हाइपोटोनिक है दैट वन इज डाइल्यूट सॉल्यूशंस। तो यहाँ पर एक चीज लिख लो, दैट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस इज concentrated solution and hypotonic solution is dilute solutions। थोड़ा सा समझो, यही हाइपरटोनिक को अब एनिमल मेम्ब्रेन से, कभी कभी टर्म सुनते होगे कि एनिमल मेम्ब्रेन जो है, एनिमल मेम्ब्रेन इज आल्सो ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो कभी कभी सुनते हो श्रिंक हो गया, स्वेल हो गया। तो कब श्रिंक होगा, कब स्वेल होगा, अब यहां से पता चलेगा। तो यहां पर लिख लो, बिहेवियर ऑफ एनिमल मेम्ब्रेन, हेडिंग दे दो, बिहेवियर ऑफ एनिमल मेम्ब्रेन। बिहेवियर ऑफ एनिमल मेम्ब्रेन। बिहेवियर का हिंदी क्या होता है, तब क्या, व्यवहार, आचरण। आचरण हिंदी में बोला जाता है आचरण या व्यवहार। और बंगाली में क्या बोला जाता है, अच्छा, आचरण ना। ये मान लो आपका एनिमल मेम्ब्रेन है, एनिमल मेम्ब्रेन। इसके अंदर ऐसा करते हैं, इसके अंदर हम लोग डाइल्यूट सॉल्यूशन भरते हैं। मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशंस मींस हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। ये डाइल्यूट सॉल्यूशंस है, मतलब हाइपोटोनिक है। डाइल्यूट सॉल्यूशन में इसलिए लिखाया हो ना, देखो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। और ये जो बाहर जिसमें रखे हैं ना, इसको किसी कंटेनर में रखेंगे, ये जो है कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस मींस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब बताओ मूवमेंट किधर से किधर होगा, हाँ, अंदर से बाहर, ये होगा ना। अंदर से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स बाहर आएगा, तो क्या होगा, धीरे धीरे देखोगे ये सिकुड़ जाएगा, मतलब श्रिंक हो जाएगा। एनिमल मेम्ब्रेन विल श्रिंक इन दिस केस। क्या बोलेंगे, एनिमल मेम्ब्रेन विल श्रिंक। या इसको क्या बोलेंगे हिंदी में, हिंदी में क्या बोलते हैं, फूल जाएगा ना, सिकुड़, अच्छा ये सिकुड़ जाएगा वाला है। क्या, हमको पता नहीं, दूसरा लैंग्वेज हम सीख ही नहीं पाते। हम उड़ीसा में 10 साल रहे, उड़िया लैंग्वेज नहीं सीख पाए। मिलता है, उड़िया और बंगाली मिलता जुलता है। चलो देखो दूसरा, ये अभी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशंस है। कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन मींस हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक। और ये है आपका डाइल्यूट सॉल्यूशंस। डाइल्यूट सॉल्यूशंस मींस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन।
तो अभी क्या होगा बताओ, अभी इस केस में क्या होगा, अंदर जाएगा सॉल्वेंट, जिधर ज्यादा सॉल्वेंट का अमाउंट है डाइल्यूट सॉल्यूशन की तरफ ज्यादा सॉल्वेंट का अमाउंट है, तो अभी क्या बोल देखोगे, सॉल्यूशन की तरफ से जिसमें आप रखोगे ना एनिमल मेम्ब्रेन, उसके तरफ से ही एनिमल मेम्ब्रेन में पानी जाएगा, मतलब क्या होगा ये और स्वेल हो जाएगा, फूल जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, एनिमल मेम्ब्रेन विल श्रिंक, हाँ स्वेल। जब देखो ना ग्वाइटर हो जाता है तो ये फूल जाता है, क्या उसको बोलते हैं, डॉल, क्या बोलते हैं उसको, ट्यूमर हो जाता है। चलो ये समझ गया ना। और अगर आइसोटोनिक होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, एनिमल मेम्ब्रेन का जो भी साइज है दैट विल बी मेंटेन, तो समझते हो। तो ये दो केसेस होता है, ये ध्यान रखना आपको। उसके बाद अगला काम क्या बचता है बताओ, क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस लिखो। लिखो, a solution is prepared, a solution is prepared by dissolving 10 gram, by dissolving 10 gram of organic compound, by dissolving 10 gram of organic compound in 1 liter water, in 1 liter solutions, in 1 liter solutions at 10 degrees Celsius, at 10 degrees Celsius, 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री यहाँ पर नहीं करो, यहाँ पर थोड़ा चेंज करो तो अच्छा रहेगा, कर दो 27 डिग्री सेल्सियस, 27 डिग्री सेल्सियस। ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज, osmotic pressure of solution is 1.2 atm, 1.2 atm. Calculate the molecular mass of solute, calculate the molecular mass of organic compound, calculate the molecular mass of organic compound. क्या चीज, आर का वैल्यू, देखो एक चीज ध्यान रखना, आर का वैल्यू एटीएम में है ना, तो एटीएम में वाला यूज करेंगे। आर का वैल्यू 0.0821 एटीएम लीटर पर मोल, एटीएम लीटर पर मोल, यही होता है ना। एक चीज ध्यान रखना, कैलकुलेशन को इजी करने के लिए ये वैल्यू को 1/12 लिखना। 1/12 इज कितना होता है बताओ, 0.08 ऐसा ही कुछ होगा ना। हाँ, ये कब लिखोगे, ये 1/12 कब लिखोगे, जब आप टेम्परेचर को 3 का मल्टीपल में देखना। तो ये टेम्परेचर क्या 3 का मल्टीपल में होगा, 300 होगा, मीन्स 3 के मल्टीपल में होगा, तो 1/12 रखना बहुत ज्यादा बेनिफिटेड होगा। तो 1/12 रखा करो आप, एटीएम लीटर पर मोल, एटीएम लीटर पर मोल। Sir, 205. 205। अच्छा 28 पॉइंट आ गया। चलो एक ही फॉर्मूला है, दैट इज पाई इज इक्वल टू सी आर टी,
208। तो पाई का वैल्यू दे दिया है 1.2। एटीएम है तो आर का वैल्यू भी एटीएम वाला यूज करो। तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए आर का वैल्यू, ये क्या होता है, मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। वॉल्यूम 1 लीटर है। आर का वैल्यू 1/12 यूज करेंगे। आर का वैल्यू हमेशा केल्विन में रखना, दैट इज 300। यहाँ पर ये दिख रहा है, कितना बार में कैंसिल होगा, 25 ना, ये कितना बार में कैंसिल होगा, 25 टाइम्स। तो ये कितना आ जाएगा बताओ, 25, दैट इज n इज इक्वल टू 120/25। ये कितना आ जाएगा, 25, 10, 20। ये कितना आ जाएगा, लगभग अप्रोक्स, अगर ये 25 होता तो 5 होता, तो अप्रोक्स 5 बोल देता हूं। अच्छा 120 कैसे आया, अच्छा रुक जा, ये 1.2, अच्छा 12/250 होगा, उल्टा हो गया यहाँ पर। मोस्ट दैट वन इज 12/250। ये कितना होगा बताओ, इसको 6 टाइम कर दो, 24 और ये 5, ये 0.0, ये 600 हो जाएगा। 600 हो गया ऊपर, तो कितना टाइम में कैंसिल होगा बताओ, 2 टाइम्स मतलब 250, 4 टाइम मतलब 500, ये है लगभग 600 मीन्स ये ऐसा 0.05 अप्रोक्स लिख दो, 0.05 अप्रोक्सीमेटली यही होगा ना। देखो अप्रोक्सीमेशन करना सीखोगे तो फायदे में रहोगे, टाइम ये बचाएगा। कितना आ रहा है सर आंसर, 240? 240। देखो फिर ये मोल्स क्या होता है, वेट अपॉन मोलर मास, दैट इज 0.05। ये मोलर मास आपको निकालना है, मोलर मास निकालना है आपको, दैट वन इज वेट, क्वेश्चन में दिया हो ना वेट 10 ग्राम, 10/0.05। नीचे कितना, अप्रोक्स 200 ग्राम पर मोल, इसी के आसपास रहेगा। अगर आप एग्जैक्ट कैलकुलेट किए तो कितना है बताओ, 208, इसी के आसपास आपको आंसर मिलेगा। थोड़ा डिफरेंस आ गया यहाँ पर, अप्रोक्सीमेशंस किया ना। अगर इतना भी कर दिए ना तो आपको 4 ऑप्शन में 1 ऑप्शन मिल जाएगा, इसी के आसपास, उसी के आसपास मिलेगा, टिक मारकर आगे बढ़ो। नहीं तो फिर कैलकुलेशन करेंगे तो इसमें और ज्यादा टाइम लगेगा। मतलब ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि एग्जाम में एक आप अप्रोक्सीमेशन करना सीख जाओगे, या जब क्वेश्चंस मिलता है आपको जो डीपीपी में क्या बोलते हैं मॉड्यूल्स में जो भी क्वेश्चंस है उसको प्रैक्टिस कीजिए, तो अपने आप मतलब वो धीरे धीरे सीख जाओगे। चलो दूसरा क्वेश्चन लिखो, दूसरा क्वेश्चन लिखिए। ए सॉल्यूशन ऑफ यूरिया of strength 8.6 gram per liter, 8.6 gram per liter is isotonic with 5% weight upon volume, is 5% weight upon volume of an organic solution X, bracket में X, calculate the molecular mass of compound। दो सॉल्यूशंस है, एक यूरिया का सॉल्यूशंस है और एक ऑर्गेनिक कंपाउंड का सॉल्यूशंस है। दोनों सॉल्यूशन एक दूसरे से आइसोटोनिक है। आपको क्या करना है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन इक्वल करना है, मीन्स मोलरिटी इक्वल करोगे। मोलरिटी इक्वल करने के लिए आप देखो डिफरेंट टर्म्स में कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, 1 ग्राम पर लीटर में है और दूसरा वेट अपॉन वॉल्यूम % है। दूसरा क्या है, एक आपका है दैट वन इज 8.6 ग्राम पर लीटर और दूसरा है 5% वेट अपॉन वॉल्यूम।
तो 172 आएगा, 172। तुम बोल दिया, सही हो गया। उस सही करने के लिए ना थोड़ा घर में पढ़ना पड़ता है, इधर उधर मूवमेंट बंद करना पड़ेगा। जहां पर देखो परछाई मिल जाता है। हाँ हाँ, वो तो अ, थोड़ा 5-6 महीना है, पढ़ लो। 36, 348 के आसपास आएगा। तू तू 48.9। 147 तू करेगा ना, ऑप्शन में भी नहीं रहेगा लगता है। 348.9। हाँ 348 एग्जैक्ट आंसर है होगा। चलो देखो, अब आपको यही दिक्कत हो रहा होगा ना, इसको हम मोलरिटी में कैसे बदले, ये बदले। तो इसका मतलब तो पहले समझो, इसका मतलब क्या होता बताओ। हाँ 100 लीटर नहीं, ml सॉल्यूट होगा, बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब होता है 5 ग्राम, ये यूरिया वाला है या ये यूरिया वाला, 5 ग्राम ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, इसका मतलब होता है। तो देखो, मतलब यहां पर ये जानते हैं मास ऑफ ये सब कहां सीखोगे, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। मैं आपको ऑलरेडी मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ाया, वहां पर ये सब चीजें बताया गया डिटेल्स में। उसका मैं बोला, बार बार बोलता हूँ, उसको देखो नहीं तो दिक्कत होगा, क्योंकि कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आपको सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में यूज करवाएगा। अगर उसमें आप थोड़ा मास्टर हो तो यहाँ पर इजिली आप कर सकते हो क्वेश्चन। मास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, दैट वन इज कितना बताओ, 5 ग्राम, 5 ग्राम। और फिर उसके बाद तो इसका मोल्स क्या हो जाएगा ऑर्गेनिक कंपाउंड का बताओ, दैट इज 5/m मान लेते हैं। मोलर मास यही निकालना है आपको। और वॉल्यूम बताओ सॉल्यूशन का, 100 ml, तो लीटर में बताओ, दैट इज लीटर में कितना होगा, 1000 से डिवाइड करोगे, 1000 से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 1/10, दैट इज 0.1 लीटर। लीटर में बदल दिया। अगर एमएल में रखते तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ता, बट हम यहीं पर कर दिए। चलो, तो अब इधर कॉन्सेंट्रेशन निकाल लो। कॉन्सेंट्रेशन कैसे निकालेंगे, 5/m/0.1 हो गया, कॉन्सेंट्रेशन निकल गया। एक जो सॉल्यूशन है जिसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसका कॉन्सेंट्रेशन निकल चुका है। अब हम इधर आते हैं, इधर भी क्या करेंगे, देखो ये ग्राम पर लीटर में है। अगर हम इस ग्राम को मोल में बदल दे तो क्या ये मोलरिटी हो जाएगा, मोल पर लीटर ही यूनिट होता है ना मोलरिटी का, तो ग्राम पर लीटर, तो इसको क्या करना पड़ेगा, मोलर मास से डिवाइड करना पड़ेगा। मोलर मास से डिवाइड कर देंगे तो ऑटोमेटिकली ये मोल पर लीटर में कन्वर्ट हो जाएगा, आपका कॉन्सेंट्रेशन मोलरिटी बन जाएगा। तो यही करेंगे हम, क्या 8.6 अपॉन इसका मोलर मास कितना होता है बताओ, 60, यूरिया वाला है। अब यहां से हम निकालो कितना आएगा, देखो ये 86/600, दैट इज इक्वल टू 5/m, और ये 50 हो जाएगा। m निकाल लीजिए यहाँ से, m इज इक्वल टू, ये इधर जाएगा 50 इंटू 600/86, ये आंसर हो जाएगा। अब ये कितना हुआ, कैसे निकाल, मेरा ये 3 कुछ ऐसे है ये ना, 348, इसको कैलकुलेट करोगे तो अप्रोक्स 348 आएगा ग्राम पर मोल।
आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको 85 मान लो, 85 मान लो, देखो आंसर तुरंत निकलेगा, इसी के अप्रॉक्स निकलेगा 85 मान लेता हूँ। देखो तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा 17, 17 हो गया, और फिर कितना हो जाएगा दैट इज 6000। ये इसको कैंसिल कर लो तो 17 कितना टाइम कैंसिल होगा, 17 34 51 3 9, ये 9 90 कितना हो जाएगा 90, 17 इंटू 5 85 होता है, 85 ये कर देता हूँ 5 35 अप्रोक्स, 35 देखो 350, देख रहे हो ये एग्जैक्ट आंसर है, बट हम अप्रोक्सीमेट कर 340 पहुंचा दिए, 350 तक लेकर चले आए। तो आपको अप्रोक्सीमेशन सीखना पड़ेगा, वहां पर टाइम बचता है। और थोड़ा कैलकुलेशन फास्टर के लिए थोड़ा टेबल मैं तो अभी सजेस्ट करूंगा, टेबल एक मतलब आप रिवाइज करो, 30 तक टेबल आपको मतलब याद होना चाहिए अच्छी तरह से, कैलकुलेशन अपने आप फास्ट होगा। जैसे अभी 70 इंटू 5 तो आप कैलकुलेट करोगे तुरंत आपको बोलना चाहिए 85, 70 इंटू 6, तो ये सब आपको अच्छी तरह से अगर याद होगा तो कैलकुलेशन अपने आप फास्ट हो जाएगा। हाँ तो कैलकुलेशन टेबल लिख कर एक रखो उसको, देखो अपने आप थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट होगा। रूम में जहाँ पढ़ते हो तो एक टेबल रखकर वहां पर चिपका दो, जैसे पीरियोडिक टेबल रखते होगे तो एक टेबल रख दो। टेबल रखने से क्या फायदा होगा, केमिस्ट्री का फिजिकल केमिस्ट्री कैलकुलेशन फास्टर होगा, फिजिक्स में कैलकुलेशन फास्टर होगा। तो ये सब टाइम कैलकुलेशन ही बचाएगा, टाइम बचेगा, नंबर ऑफ क्वेश्चंस इंक्रीज होगा, कैलकुलेशन अच्छा होगा, एक्यूरेसी लेवल इंक्रीज होगा। तो कैलकुलेशन का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। चलो तो ये भी हो गया, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, लिखो एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी अभी तक आप देखे होंगे जितना भी मैं क्वेश्चंस करा रहा होगा उसमें हम नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट लेते हैं, मतलब मींस ऐसे सॉल्यूट को लेते हैं जो कि ना तो डिसोसिएट करता है ना तो एसोसिएट करता है। जैसे मैं एग्जांपल में देखोगे मोस्टली यूरिया, सुक्रोज, ग्लूकोज यही सब यूज करते थे। ये सब क्या होता है, ना तो एसोसिएट करता है ना तो डिसोसिएट करता है, तो उसमें मेरा आंसर में कोई फर्क नहीं आता था। बट अभी हम एबनॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मतलब ऐसे देखोगे ना, हम सॉलिड को तो लेंगे बट दैट सॉल्यूट विल एसोसिएट और डिसोसिएट। अगर वो सॉलिड एसोसिएट डिसोसिएट हो जाएगा तो मेरा नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल चेंज हो जाएगा। अगर नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल चेंज हो जाएगा तो आपका कोलिगेटिव प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगा। तो उसी को जब अभी हम क्या करेंगे, एसोसिएशन डिसोसिएशन को अकाउंट करेंगे। अकाउंट करने पर क्या होगा, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल चेंज हो जाएगा। आप फिजिकली कैलकुलेशन, आप थ्योरेटिकली कैलकुलेशन तो कुछ और करोगे, बट जब हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ना तो उसमें डिफरेंस आएगा। तो इस थ्योरेटिकल कैलकुलेशन और एक्सपेरिमेंटल कैलकुलेशंस को इक्वल करने के लिए हम एक नया फैक्टर को इंट्रोड्यूस करेंगे, उसे क्या बोलेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर्स। वेंट ऑफ फैक्टर्स आई को इंट्रोड्यूस करेंगे। अदरवाइज आप देखोगे अगर कोई सॉल्यूट आपका एसोसिएट डिसोसिएट हो गया, एसोसिएट डिसोसिएट होने से आप एक्सपेरिमेंट लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट करोगे तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का वैल्यू कुछ अलग आएगा। आप थ्योरेटिकल कैलकुलेशन करोगे तो कुछ अलग वैल्यू आएगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट कर उसमें इंसर्ट करना पड़ेगा, उसमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी आपका क्या होगा, दोनों थ्योरेटिकल डाटा और एक्सपेरिमेंटल डाटा दोनों मैच करेगा। तो हम लोग जैसे अभी बोलो, देखो ये NaCl, हम जो थ्योरेटिकल कैलकुलेशन, मान लो कि 2 मोल NaCl है, 2 मोल NaCl है, तो आप जो भी कैलकुलेशंस करोगे तो 2 मोल पहले, अगर हम ये कॉन्सेप्ट नहीं जानते तो क्या करता, नहीं जानते तो आप 2 मोल सॉल्यूट लेकर कैलकुलेशंस कर निकाल देते, जो भी आप एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कुछ भी निकाल देते।
यही 2 मोल सॉल्यूट लेकर, 2 मोल NaCl लेकर, बट ये एक्चुअली 2 मोल NaCl क्या होता है ना, ये 4 मोल में कन्वर्ट हो जाता है। 2 मोल NaCl 2 मोल Na प्लस और 2 मोल Cl माइनस में कन्वर्ट हो जाता है, ये टोटल 4 मोल में कन्वर्ट हो जाता है। तो लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट करोगे, आपने थ्योरेटिकली 2 मोल लेकर, 2 मोल सॉल्यूट लेकर, 2 मोल NaCl लेकर कैलकुलेशन कर दिया थ्योरेटिकली, बट एक्सपेरिमेंट लैब में जाकर एक्सपेरिमेंट करेगा, ये क्या हो गया, 4 मोल में कन्वर्ट हो गया। 4 मोल में कन्वर्ट हो गया तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो लैब में करोगे वो डिफरेंट आएगा, और आपने 2 मोल लेकर कैलकुलेट किया है। तो इन दोनों डिफरेंस को, इन दोनों एरर को मिनिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, वेंट ऑफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो ये लिखने के बाद यहाँ पर कुछ थ्योरी लिख लो ताकि आप फ्यूचर में इसको याद रखें। लिख लीजिए, if a solute associate or dissociate, if a solute associate or dissociate in a solutions, if a solute associate or dissociate in a solutions, dissociate in a solution, comma, number of solute particles are different from theoretical considerations. Number of solute particles are different. Number of solute particles are different from theoretical considerations. From theoretical considerations. देख रहे हो ना, theoretically 2 मोल और यहाँ पर theoretically, यहाँ पर एक्चुअली कितना देख रहे हो, 4 मोल हो गया। इतना समझ में आ रहा है ना। जब भी कोई सॉल्यूट एसोसिएट डिसोसिएट करेगा तो जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स होगा, जैसे इस केस में क्या देख रहे हो, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स बढ़ गया है ना, 4 मोल हो गया। अगर ये एसोसिएट डिसोसिएट नहीं करता तो ये 2 मोल ही रहता, बट ये अभी क्या हो गया, 4 मोल में कन्वर्ट हो गया है। तो यही बोला गया कि नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम थ्योरेटिकल कंसिडरेशंस। आगे लिखो, फुल पैराग्राफ चेंज करके लिखो, since colligative property depend on number of solute particles. Sir, colligative property. Since colligative property depend on number of solute particles. Full stop. उसके बाद लिखो observed colligative property will be different from theoretical values. पैराग्राफ चेंज करके फिर लिख लो, वेंट ऑफ इक्वेशंस, वेंट ऑफ factors are introduced to minimize the error. Vent of factors are introduced to minimize the error between experimental and theoretical values. Vent of factors are introduced to minimize the error between theoretical and experimental values. तो अब आपको समझ में आ रहा होगा कि पूरा सब चीज लिखा दिया गया है, समझ में आ रहा है जो लिखा गया है। अब हम क्या करेंगे, वेंट ऑफ फैक्टर, ऐसा तो नहीं होगा क्वेश्चन पूछेगा और आप जाकर लैब में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर दोगे, ये तो नहीं होगा, ये पॉसिबल्स नहीं है। तो आप क्या करोगे, आपने गलती को मिनिमाइज करोगे। कैसे मिनिमाइज करोगे, वेंट ऑफ फैक्टर्स को कैलकुलेट कर मिनिमाइज करोगे। तो अब ये मेन क्वेश्चन होता है कि वेंट ऑफ फैक्टर होता क्या है, वेंट ऑफ फैक्टर का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, यही रह गया। ये अगर कैलकुलेट हो जाएगा तो हम क्या करेंगे,
अपने गलती को मिनिमाइज कर लेंगे। कैसे करेंगे मिनिमाइज वो भी बताऊंगा मैं। तो अब नेक्स्ट है कि वेंट ऑफ फैक्टर्स होता क्या है। तो वेंट ऑफ फैक्टर्स का अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बुक 3 फॉर्मूला दिया हुआ है। तीनों फॉर्मूला को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। तो पहला फॉर्मूला क्या होता है, आई। वेंट ऑफ फैक्टर को आई से डिनोट करते हैं। आई इज इक्वल टू, पहला फॉर्मूला लिखो, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन और एसोसिएशन एसोसिएशंस अपॉन number of solute particle इनिशियली लिख दो, इनिशियल नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। मतलब शुरू में कितना था, अब एसोसिएट और डिसोसिएट होकर कितना बना। जैसे अभी NaCl का केस में क्या 4 मोल बाद में हो गया, इनिशियली 2 मोल था, तो आई उसका 2 आ जाएगा। समझ गया ये। तो ये तो पहला फॉर्मूला, ये ध्यान रखना है। दूसरा फॉर्मूला दैट इज एबनॉर्मल बोल लीजिए, या इसको ऑब्जर्व बोल लीजिए, या इसको एक्सपेरिमेंटल बोल लीजिए। एक्सपेरिमेंटल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज अपॉन नॉर्मल एक्सपेक्टेड थियोरेटिकल सब एक ही चीज है। तो ये दूसरा ध्यान रखना है आपको। देखो ऐसे आपको बताता हूं, I इज इक्वल टू, पहले कितना था, अगर हम डेल्टा टीवी थियोरेटिकल कितना था ये निकालना जानते हैं हम, ये निकालना सिखा दिया हूं। कैसे, KB इंटू एम, आई निकालना सिखा दूंगा। तो क्या निकाल लोगे आप, डेल्टा टीबी ऑब्जर्व, एक्सपेरिमेंटल निकाल लोगे। तो क्या यहां से आ गया, दैट इज डेल्टा टीबी ऑब्जर्व दैट इज इक्वल टू आई इंटू डेल्टा टीबी थियोरेटिकल्स। समझ गया। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, डेल्टा टीबी ऑब्जर्व दैट वन इज आई इंटू KB इंटू एम। अब फॉर्मूला में आप क्या करोगे ना, अब KB इंटू एम फॉर्मूला हम नहीं बोला करेंगे, आई इंटू KB इंटू एम। जैसे सुक्रोज होगा, सुक्रोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ये सब क्या होते हैं, डिसोसिएट, ना तो एसोसिएट होते हैं ना तो डिसोसिएट होते हैं। उसके लिए आई का वैल्यू 1 आ जाएगा। अब फॉर्मूला आप KB इंटू एम नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, आई इंटू KB इंटू एम। अगर आपका मॉलिक्यूल ना तो एसोसिएट करे ना तो डिसोसिएट करे तो उसके लिए आई का वैल्यू 1 हो जाएगा और पहले जैसा कैलकुलेशंस हो जाएगा। समझ गया। तो इसी तरह दूसरा फॉर्मूला क्या, डेल्टा TF ऑब्जर्व एक्सपेरिमेंटल, ये क्या हो जाएगा, आई इंटू KF इंटू एम। सब में आई मल्टीप्लाई कर देंगे। तीसरा फॉर्मूला पाई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई ऑब्जर्व दैट इज इक्वल टू आई इंटू सी इंटू। चौथा फॉर्मूला क्या था, रिलेटिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर्स दैट इज P नोट माइनस PS अपॉन P नोट क्या होता है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट।
जहां जहां सॉल्यूट होगा वहां पर आई मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि सॉल्यूट का ही अमाउंट चेंज होता है, तो आई मल्टीप्लाई कर दिया। नीचे में भी देखो सॉल्यूट आएगा, ये हम आई मल्टीप्लाई कर दिया प्लस, तो ये भी, ये 4 फॉर्मूला आप ध्यान रखना, ये 3 और एक ये, चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गया। चलो, तो कल हम इसके ऊपर और आगे बढ़ाएंगे, आई का कैलकुलेशन कैसे करते हैं, और फिर हेनरीज लॉ को भी देखेंगे कल। चलो, Thank you, आज के sir. लिए इतना ही। ओके, थैंक यू एवरीवन।